नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में 2026 के विधानसभा चुनावी नतीजों के बाद से बड़ा संवैधानिक विवाद जो है वो खड़ा हो गया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन की स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद भी ममता बनर्जी के इस्तीफा न देने के फैसले ने राजनीतिक और कानूनी हलकों में बहस तेज कर दी है। विपक्ष का कहना है कि बहुमत खोने के बाद भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहना लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार केवल इस्तीफा न देना कोई भी आपराधिक नहीं है और इसीलिए इस आधार पर गिरफ्तारी संभव नहीं है। भारतीय कानून में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो चुनाव हारने के बाद से तत्काल ही गिरफ्तारी को अनिवार्य बनाता है। ये मामला संवैधानिक प्रक्रिया और राजनीतिक नैतिकताओं से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुसार यदि सरकार बहुमत खो देती है तो राज्यपाल के पास से ये अधिकार होता है कि वो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करके नई सरकार का गठन की प्रक्रिया को शुरू करे और इसी के तहत अगली राजनीतिक व्यवस्था तय की जाती है। बीजेपी ने 2026 में बहुमत हासिल करने का दावा किया है और नई सरकार बनाने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने की उम्मीद है और ऐसे में राज्यपाल की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस्तीफा नहीं दिया जाता है तो ये एक संवैधानिक संकट की स्थिति बन सकती है, लेकिन अंततः विधानसभा के अनुसार ही सत्ता परिवर्तन तय होता है। और ऐसे में ममता बनर्जी जो है लगातार हार के बाद से कई तरह की बयानबाजियां कर रही हैं और अब इस्तीफा देने से मना करने के बाद से पश्चिम बंगाल में लगातार विवाद जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। संवैधानिक संकट जो है खड़ा होता भी नजर आ रहा है और ऐसे में मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से ये मुद्दे को देखते हैं। सबसे पहले सवाल तो मेरा यही होगा कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से भगवा लहरा गया है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए, हार मुझे लगता है पचा नहीं पा रहे हैं और जिस तरीके से चीजें बढ़ रही हैं और संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर ममता बनर्जी कटाक्ष करती आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। अब ये सब चीजें लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखी जाए तो सही नहीं है। बिल्कुल। इसका असर बहुत दूरगामी अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा नहीं निकलता है। पॉलिटिक्स में, राजनीति में आने वाले जो युवा पीढ़ी क्या सोचेगी, जो अपना कैरियर अगर राजनीति में संवारना चाहता है, बनाना चाहता है, जब ये चीजें जब देखता है कि एक सीएम जब हार चुकी है अब उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। भाई, ये प्रक्रिया है। अब आपके पास जनादेश नहीं बचा है। अब वो किस तरीके से आपकी हार हुई, क्या हुई, ये तो बात की बात है। हालांकि आपने अर्जी पे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देता है, कोई कमेटी गठित करता है या फिर कोई ऐसी इंक्वायरी बैठालता है, वो तो तब फैसला जब आएगा उसके बाद कहा जाएगा। लेकिन अभी तत्कालिक तौर पे अनुच्छेद 146 में कहा गया है जब कोई भी सीएम का कार्यकाल पूरा हो जाता है, दूसरे टर्म में जो सरकार या जो भी दल जीत के आता है तो उनको पद मिलता है, सीएम का पद मिलता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी हेयरिंग चल रही है। इसमें देखो फाइनल डिसीजन या फाइनल टिप्पणी इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसके बाद ही कुछ चीजें स्पष्ट मुझे लगता है स्थिति हो पाएगी। जी, तो अगर इस्तीफा ये नहीं देती है तो क्या बीजेपी को सरकार बनाने में दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो ऑटोमेटिक राज्यपाल के हाथ में चीजें हैं, वो उसको डिसमिस कर देंगे और जो कार्यकाल की जो अवधि होती है किसी भी सरकार की, उस अवधि को पूरा किया जाता है। उसके बाद में दूसरी सरकार को राज्यपाल स्वतः ही उनको मौका दिया जाता है अगर काउंटिंग मेंबर की जो पूरे हो जाते हैं। और उस लिहाज से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी के पास में जो बहुमत का जो आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा उनके पास इस समय विधायक हैं, तो इसमें किसी भी तरीके से रत्ती भर कोई दिक्कत परेशानी भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ये मैंने पहले भी कहा है, ये जो हार हुई है बंगाल में, जो हार हुई है, ममता बनर्जी उसको आसानी से पचा नहीं पा रही है। बिल्कुल, बहुत बुरी हार हुई। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस बार वो हार जाएंगी और चौथा टर्म उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उनकी मजबूत स्थिति थी। उनको लग रहा था जो एम फैक्टर उनके साथ में है और रहा भी, मुस्लिम जितना वोटर उनके साथ में भी रहा। और लेकिन अब दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसका ध्रुवीकरण हुआ है, डिवाइडेशन हुआ है। अब ये हम भी मान के चल रहे हैं कि इस बार का चुनाव में जो वोटर उसका डिवीजन तो हुआ है। बिल्कुल। मुस्लिम जो वोटर है वो भी उनके पास गया। 4-5 सीटें ऐसी हैं जो जिनकी बहुतायत 70% से ऊपर मुस्लिमों की है। मुर्शिदाबाद हो गया, मालदा हो गया,
और आपका 24 परगना हो गया, तो ये आसनसोल हो गया, ये ऐसी सीटें हैं जहाँ पे मुसलमानों की संख्या बहुत ज्यादा है। वहां से भी वोट धीरे धीरे निकल के भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है। तो ऐसे में मुझे लगता है जनादेश का जो भी है उसका सम्मान करना चाहिए, और ऐसे में जो हठ धर्मिता है कि मैं सीट नहीं छोड़ूंगा, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बहुत बचपना भी है। बिल्कुल। ऐसे में सर अगर आप एम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो ऐसे में कह सकते हैं क्या कि एम फैक्टर ने ही इस बार ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया है? ये अनीता खेला तो हुआ है, क्योंकि आप 2021 के मुकाबले मौजूदा 26 के चुनाव की अगर तुलनात्मक अगर आप देखो तो जो वोटिंग जो हुई है उसमें 4 पॉइंट समथिंग कुछ कम रही है, और इतने कमी में भारतीय जनता पार्टी को 127 सीटें ज्यादा मिल गई हैं। बिल्कुल। अब इसमें सीट वाइज अगर आप रेसो अगर निकालोगे, जो उसमें लगभग 9,890 जो वोट है वो काटे गए हैं इस बार, जिसमें 91,000 का मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में भी आया हुआ है। उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास मुकम्मल दस्तावेज है जिसमें वोटिंग इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, घर की रजिस्ट्रियां सब कुछ है, उसके बावजूद भी हमारे वोट को काट दिया गया है। एक ही वैलिड पॉइंट हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में आने का और इस सरकार को परेशान करने का। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जैसे आपने कहा कि एम फैक्टर है जो इधर उधर भागा है, हाँ ये निश्चित तौर पे इस बार हुआ है कि एम फैक्टर ने विकास चुना है। उनको लगता है कि ये 15 साल का जो शासन रहा है ममता दीदी का, उसमें उनको लगता है कि भाई वो चीजें हो नहीं पाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन चीजों को लेके वहाँ की जो आवाम है उनको लगा कि नहीं, क्यों ना बदलाव होना चाहिए। लेकिन अनीता, मैं हमेशा से ये मेरा मत रहा है, किसी भी दल, व्यक्ति, पीएम या कोई भी हो, उसको इतना लंबा कार्यकाल कभी देना नहीं चाहिए ताकि वो अपने आप के अंदर, उसके अंदर एक डिक्टेटरशिप आ जाए कि अब वो मुझे तो मैं हार ही नहीं सकता हूँ, मुझे कोई हरा ही नहीं सकता है। तो फिर वो ऐसे में फिर वो मनमानी करना शुरू कर देता है। तो कोई भी सरकार मनमानी ना कर पाए, इससे पहले सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और वही मुझे लग रहा बंगालियों ने बंगाल में कर दिया। बिल्कुल। ऐसे में हार के बाद से ममता बनर्जी जो है लगातार बयानबाजियां भी कर रही हैं। एक बयान उन्होंने दिया है कि इलेक्शन कमीशन जो है, चुनाव आयोग ही है, इस चुनाव में विलन बन गया है। लगातार ये आरोप लगाती रह रही हैं, चुनाव आयोग को ही विलन बना दिया है। मुझे लगता है इस आरोपों में कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, ये हम कह रहे हैं। अगर मैं जिस तरीके से मैंने कहा जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत कम है और उसमें सीटों का मार्जिन बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल। अब इसको जब आप इसको सही से अगर एनालिसिस करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं चीजें निकल के आती हैं कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीजें धांधली हुई है। तो उस धांधली के जिंदा दस्तावेजों को टीएमसी की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के पटल पे रख दिया गया है। बिल्कुल। अब वो अलग बात है, उस पे सुनवाई किस तरीके से होगी, कछुआ चाल की तरफ से तरह होगी या फिर बहुत स्पीड से होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिर वही बात आ जाती है अंत में कि जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। क्योंकि जब अखाड़े में जो दो पहलवान जब लड़ते हैं तो एक पहलवान जीतने के लिए लत्ती भी मारता है, सारे काम दंड भेद सब अपनाता है, फाइनल में जो जीत जाता है वो चित हो जाता है, वही तो हारा हुआ माना जाता है। बिल्कुल। जीत गया वो उसको सिकंदर कहा जाता है। ऐसे में जीतने के बाद अगर आप आरोप लगाओ तो थोड़ा सा है। एसआईआर के बाद से इतने सारे नाम कटे हैं और उसके बाद से बम्पर वोटिंग भी हुई है और अब यहाँ पर बीजेपी भी जीती है। ममता बनर्जी जो है वो लगातार ईवीएम पे ठिकरा फोड़ रही हैं। तो सर क्या लग रहा है, कहाँ पर खेला हो गया है ये? देखो, ईवीएम के ऊपर आरोप बहुत समय से लगते आ रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। अब इसमें एक तथ्य वो भी सामने आता है, जब हुकूमत केंद्र में कांग्रेस की थी, आपको पता हो, उस समय बीजेपी आरोप लगाती थी। बीजेपी ये कहती थी कि ईवीएम हटाया जाए। अब बीजेपी सत्ता में है, ईवीएम उनको अच्छी लग रही है, अब कांग्रेस कह रही है उसको हटाया जाए। तो ईवीएम तो जब वो सरकार में जो रहता है उनको अच्छी लगती है, जो विपक्ष होता है उसको खराब लगती है। एक बात। दूसरा, जैसे आपने भी पूछा मेरे से एसआईआर का, मुझे लगता है एसआईआर का एक रिजल्ट हमने बिहार में देखा। बिहार में
कोई भी इस बात को तसल्ली पूर्वक ये नहीं मान सकता था कि तेजस्वी यादव इस बार नहीं आएंगे। आरजेडी फुल फॉर्म में थी, बहुत बढ़िया उनका सब कुछ चल रहा था, तो ये लग रहा था कि नेट टू नेट फाइट होगी वहां पे बिहार में। लेकिन एसआईआर का फायदा सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को हुआ। एक रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट जो पश्चिम बंगाल में हमने देखा, तो मैं तो यही कहूंगा कि एसआईआर का 100% जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, और जिसका रिजल्ट सामने है। ठीक है, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। बता दें कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी जो है लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। ऐसे में राज्यपाल की भूमिका जो है वो बेहद ही अहम मानी जा रही है। बीजेपी ने बहुमत का दावा किया है, जिसके बाद से ममता बनर्जी जो है वो बंगाल में चुनाव के बाद से संवैधानिक संकट भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। वहीं दिल्ली में बीजेपी और वियतनाम के बीच कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से एक अहम बैठक हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी स्थित हैदराबाद हाउस में वियतनाम के राष्ट्रपति से मुलाकात की है, और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की है। बैठक में दोनों देशों ने अपने पारंपरिक संबंधों को और भी मजबूत बनाने पर जोर दिया। भारत और वियतनाम लंबे समय से रणनीतिक साझेदारी रहे हैं, और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। बातचीत में डिजिटल टेक्नोलॉजी, शिक्षा, ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत वियतनाम के साथ अपने संबंधों को उच्च स्तर पर ले जाना चाहता है, और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में दोनों देश अहम भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा जताई है। दोनों देशों ने भविष्य में नियमित संवाद और उच्च स्तरीय यात्राओं को जारी रखने पर सहमति व्यक्त की है, और ये मुलाकात भारत वियतनाम संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वहीं बिहार में सम्राट चौधरी की अगुवाई में नई कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। गुरुवार यानी कि 7 मई को पटना के गांधी मैदान में नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह प्रस्तावित है। हालांकि अभी तक मंत्रियों की अंतिम सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन कई अहम नामों को लेकर चर्चाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर हो रही है। खबरों की माने तो जेडीयू के भीतर से उन्हें कैबिनेट में शामिल करने की कोशिश फिर से तेज हो गई है। पार्टी के कुछ शीर्ष नेता भी उन्हें सरकार में जगह दिलाने के पक्ष में बता रहे हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के परिवार के सदस्य भी निशांत को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मनाने में लगे हुए हैं। हाल ही में उनकी गतिविधियों के बाद से ये चर्चाएं और भी ज्यादा तेज हो गई हैं। अगर वो सहमत होते हैं तो शपथ ग्रहण में उनका नाम शामिल हो सकता है। सूत्रों के अनुसार जेडीयू के कई पुराने मंत्रियों की वापसी लगभग तय मानी जा रही है, और कुछ नए चेहरों को भी मौका मिल सकता है, और इस संभावित विस्तार को बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव के रूप में भी देखा जा रहा है। वहीं गुवाहाटी में राजनीतिक हलचल के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, और इस घटनाक्रम के बाद से राज्य की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है, और सभी राजनीतिक दलों की नजर अगले कदम पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री के इस्तीफे को लेकर फिलहाल अधिकारिक कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि एक बड़ा राजनीतिक पुनर्गठन का हिस्सा हो सकता है। राजभवन में हुई इस मुलाकात के दौरान प्रशासनिक और संवैधानिक प्रक्रिया के तहत इस्तीफे को स्वीकार किया गया। इस्तीफे के बाद से राज्य में नई सरकार गठन या फिर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। सत्ताधारी दल के भीतर भी अगले नेतृत्व को लेकर मंथन शुरू हो गया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे घटनाक्रम को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं देना भी शुरू कर दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत है, और आने वाले दिनों में असम की राजनीति की दिशा को लेकर स्थिति और भी स्पष्ट होने की संभावना है। फिलहाल प्रशासनिक कामकाज को सुचारू रखने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी गई है।
वहीं तमिलनाडु की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवीके ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया है। हालांकि 234 विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत होती है, जिससे टीवीके बहुमत से पीछे रह गई है और इस स्थिति में अन्य दलों का समर्थन निर्णायक बन गया है। AIADMK के भीतर हलचल तेज हो गई है, जहां कई विधायक टीवीके को समर्थन देने के पक्ष में है। खबर है कि 47 में से अधिकतर विधायक जो है समर्थन चाहते हैं और असंतोष बढ़ने पर टूट की आशंका भी जताई जा रही है। और इसी बीच पार्टी के अहम बैठक जो है वो टल गई है। दूसरी ओर DMK गठबंधन की सहयोगी कांग्रेस भी समर्थन के संकेत दे रही है। राहुल गांधी द्वारा विजय को बधाई देना भी राजनीतिक समीकरण का संकेत माना जा रहा है। छोटे दल जैसे PMK भी समर्थन को तैयार दिख रहे हैं। अगर AIADMK बाहर से समर्थन देती है तो विजय आसानी से बहुमत हासिल करके सरकार बना सकते हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुरक्षा को लेकर उठे सवालों पर पुलिस ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। अजय कुमार नंद ने कहा है कि सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही या फिर अस्थायी कटौती नहीं की गई है। उन्होंने बताया कि पहले इलाके की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए थे, जिसे अब बेहद ही हालात जो है सामान्य होते हैं और उसको हटाया गया है। ऐसे में कमिश्नर के अनुसार वर्तमान में मुख्यमंत्री को वही सुरक्षा प्रदान की जा रही है जो उनके निर्धारित सुरक्षा वर्गीकरण के तहत आती है। इसका मतलब है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से प्रोटोकॉल के अनुरूप है और इसमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि ममता बनर्जी की सुरक्षा घटाई गई है, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई थी। हालांकि पुलिस प्रशासन ने इस अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था परिस्थितियों के आकलन के आधार पर समय समय पर समायोजित की जाती है। और इस बयान के बाद से ये स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई भी समझौता नहीं किया गया है और मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षा और मानकों के अनुरूप है। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो JCB का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा। जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। একটা মার্ডার হয়েছে, এটা ইন্টার গ্যাং রাইভেলরি মতন আছে, কোনো পলিটিক্যাল কানেকশন নেই। কোন অ্যারেস্ট হয়েছে? একটা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, ওখানে আরো নাম পাওয়া গেছে। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले जो JCB का मतलब जो घटना हुई है उसको पहले कंटेन करेंगे। पुलिस का फॉलोअप एक्शन होगा। जो लोग पुलिस अफसर वहाँ थे और जिन्होंने एक्ट नहीं किया है, रिपोर्ट जनरेट होगा। जो कार्रवाई होती है की जाएगी, बिल्कुल की जाएगी। इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड एंड दे हैव टू कंप्लाई विद दैट। একটা মার্ডার হয়েছে, এটা ইন্টার গ্যাং রাইভেলরি মতন আছে, কোনো পলিটিক্যাল কানেকশন নেই। কোন অ্যারেস্ট হয়েছে? একটা লোক অ্যারেস্ট হয়েছে, ওখানে আরো নাম পাওয়া গেছে। लिया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अभी पहले दिल्ली में कांग्रेस नेता रमेश चेन्नीथाला ने संगठन और नेतृत्व से जुड़े अहम मुद्दों पर बयान दिया। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया जारी है और इस पर अंतिम निर्णय जो है राहुल गांधी के साथ बैठक के बाद लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली आने के उन्होंने मुख्य उद्देश्य जो है इसी मुद्दे पर चर्चा करना है। केरल की राजनीति को लेकर रमेश ने कहा है कि वहां पर पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाएंगे जो सभी नेताओं से बातचीत करके रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद से कांग्रेस हाईकमान अंतिम फैसला लेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पार्टी में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये निर्णय लिया जाता है और सभी नेताओं की राय के महत्व भी दिया जाता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों का उनका शासन पर भी तंज कसा और इसके साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरी है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ और सक्षम नेता हैं, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा हाईकमान द्वारा ही लिया जाता है। दिल्ली में आया था, ये महाराष्ट्र का जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन पूरा हुआ है। आज राहुल जी के साथ मीटिंग करके इसको आज फाइनलाइज करेंगे, वही है। वो मेरा आने का मकसद यही है और कुछ नहीं। केरला में अभी ऑब्जर्वर आएगा, वो सबसे बात करके उनका रिपोर्ट आएगा, फिर हाल कमान इसके ऊपर डिस्कशन फाइनलाइज करेंगे। सी द पार्टी विल टेक ए फाइनल डिसीजन ऑन ऑल दिस इश्यूज।
Kerala, we got a spectacular victory. We are thankful to the people of Kerala. And last 10 years, the autocratic rule of CPM has come to an end. So now, the other things will be decided by the Congress High Command. Whatever Congress High Command will decide, every congressman in the state will accept. दिल्ली में आया था, ये महाराष्ट्र का जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों का चयन पूरा हुआ है। आज राहुल जी के साथ मीटिंग करके इसको आज फाइल। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी अपने आवास से बाहर निकले, जहां पर समर्थकों और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नंदीग्राम और भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी होने के बाद से उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी के बाहर आते ही लोगों ने फूल मालाओं और नारों के साथ उनका अभिनंदन किया। समर्थकों ने उनके नेतृत्व पर विश्वास जताते हुए उन्हें जीत की बधाई दी और इस दौरान क्षेत्र में उत्साह जैसा माहौल देखने को मिला और बड़ी संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए भी जुटे। राजनीतिक दृष्टि से ये जीत बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, खास करके पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में जहां पर मुकाबला बेहद ही कड़ा रहा। शुभेंदु अधिकारी पहले भी राज्य की राजनीति में अहम भूमिका निभाते रहे और अब उनकी ये जीत उन्हें और भी मजबूत स्थिति में लाती है। इस मौके पर सुरक्षा के भी पर्याप्त इंतजाम किए गए थे ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो सके। शुभेंदु अधिकारी ने भी समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका आभार जताया। वहीं मुंबई में संजय राउत ने पश्चिम बंगाल की राजनीतिक स्थिति और चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर टिप्पणी की है। उन्होंने ममता बनर्जी के आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव प्रक्रिया को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे विलन बताया है और दावा किया है कि कई मतगणना केंद्रों पर अनियमितताएं हुई हैं। उनके अनुसार करीब 100 विधानसभा क्षेत्रों में वोटों की कथित लूट और मतदान सूची से नाम हटाए जाने की घटनाएं सामने आई है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया है और अपनी जीत को नैतिक विजय बताया है। राउत ने इसे एक राजनीतिक आंदोलन का हिस्सा बताते हुए कहा कि इस तरह के आंदोलन जो है लोकतंत्र का हिस्सा होते हैं और इन्हें जारी रखना चाहिए। और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के बयान का भी उल्लेख किया। हिंदीला आम्ही कधी विरोध केला नाही। मराठी ही पहिल्या क्रमांकाची भाषा आहे। हिंदी असेल, इंग्रजी असेल, या ऐच्छिक भाषा आहेत आणि राष्ट्रीय स्तरावर काम करण्यासाठी इंग्रजी आणि हिंदीची आवश्यकता आहे। देखो, ममता बनर्जी ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, मैंने उनका वो शब्द और शब्द को मैंने वो सुन लिया है और समझ लिया है। ममता बनर्जी ने पहली बात ये कही कि चुनाव आयोग विलन है और ये विलन ने चुनाव जीता है। दूसरी बात है, जिस प्रकार से हर पोलिंग बूथ पर या मतगणना केंद्र पर जो दादागिरी चल रही थी, वो बहुत ही घिनौनी हरकत थी। उनका कहना है कि 100 विधानसभा की सीट पर लूट हो गई, ये सच है। लाखों लोगों के नाम डिलीट कर दिए, ये भी सच है। ये सभी बातें जो ममता जी ने कहा है वो सच है। ममता दीदी कहती है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरा नैतिक विजय हुआ है, मैं जीत गई हूं। ममता दीदी हमेशा, चाहे मुख्यमंत्री हो, सत्ता में हो या अपोजिशन में हो, वो एक आंदोलक रही है, हमेशा आंदोलन करते आई है। हिंदीला आम्ही कधी वहीं पंजाब में बीती रात उस समय हड़कंप मच गया जब सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के हेडक्वार्टर पंजाब फ्रंटियर के पास खड़े एक दोपहिया वाहन में अचानक से ही आग लग गई। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत ही सक्रिय हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। शुरुआती जांच में आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, इसीलिए फॉरेंसिक और सुरक्षा एजेंसी हर एंगल से मामले की जाँच कर रही है। खबरों की माने तो एनआईए की एक टीम भी जाँच में सहयोग के लिए जालंधर रवाना हो चुकी है और ये टीम पंजाब पुलिस के साथ मिलकर घटना से जुड़े तथ्यों और संभावित साजिशों के पहलू की पड़ताल करेगी।
मुंबई इंडियंस की आईपीएल 2026 में खराब फॉर्म ने टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों की चिंता बढ़ा दी है और टीम अब प्लेऑफ की दौड़ से लगभग बाहर मानी जा रही है, क्योंकि बचे हुए सभी मैच जीतने पर भी वो अधिकतम 14 अंक तक ही पहुंच पाएगी और कप्तान हार्दिक पांड्या के नेतृत्व में टीम का प्रदर्शन लगातार गिर गया है, जिससे उनके भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने 10 में से 7 मुकाबले गंवाए हैं और वानखेड़े स्टेडियम में लगातार 4 हार का सामना करना पड़ा है, जो टीम इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, वो अब हो रहा है। और इसी बीच चोट के कारण कुछ मैचों में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी संभाली, जबकि रोहित शर्मा की वापसी ने एक बार फिर से टीम की उम्मीदें जगाई थी। हार्दिक पांड्या पहले गुजरात टाइटंस के चैंपियन बन चुके हैं और ऐसे में मुंबई में उनका दूसरा कार्यकाल संघर्षपूर्ण है। 2024 में कप्तान बदलवाने को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, जब रोहित शर्मा को हटाकर उन्हें कप्तान बनाया गया था। और अब चर्चा ये भी है कि खराब प्रदर्शन के चलते मुंबई इंडियंस अगले सीजन में नेतृत्व में बदलाव कर सकती है। साथ ही ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हार्दिक पांड्या का भविष्य टीम में सुरक्षित नहीं है। दूसरी ओर क्रिकेट सर्कल में ये भी चर्चा है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जैसे विकल्प उनके लिए बेहतर साबित हो सकते हैं, जहां पर ऑलराउंडर की जरूरत और नेतृत्व की भूमिका उन्हें नया मौका दे सकती है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।